हर जिले में माफिया या तो नेता है या माफिया के संरक्षण पे कोई नेता बना हुआ, ऐसी व्यवस्था की सोच रखा है आप? दंगे को रोक पाने ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, केवल लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है। तीसरे मोर्चे की असलियत पूरा देश जानता है, लेकिन उस पर सवाल उठने चाहिए। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी हमारे साथ, और जिस तरह से यहां पर पार्टियों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपने व्यक्तिगत मुद्दे या नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी रही है, उसके चलते कभी भी तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया। जो सरकारें बनी भी वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं। निखिल त्यागी जी हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता। निखिल जी, क्या लगता है आपको? अब तो आप भी इसमें आ गए हैं, अभी तक एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। देखिए, सबसे जरूरी हमें यह समझना है कि आज देश को किस चीज की आवश्यकता है। अभी संदीप जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, राजनीति का अपराधीकरण बड़ा मुद्दा है। वास्तविकता में ये सही बात बोली है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में आज भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है या अपराधीकरण राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि कैसे हम देश के हर जाति, हर धर्म, अगड़े और पिछड़े लोगों को एक साथ लेकर देश में एक मजबूत पहल हम कर सके, इस देश को विकास की राह पर हम लेकर चल सके, हम देश के उन लोगों को, उस देश के युवाओं को जागृत करके उनके अंदर उत्साह भर के देश की तरक्की की दिशा के साथ जोड़। ये काम अकेले नहीं कर सकते आप, तो सुशासन बाबू हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश जी। देखिए, जो हमने बिहार के अंदर करके दिखाया है वो अपने आप में एग्जाम्पलरी है। इस बात बाहर क्यों नहीं निकल पाए? कोई दल जो है अपने राज्यों से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्या एजेंडा होगा इसका? और अब आपको जरूरत क्यों था, फ्रंट की बात क्यों की जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए, पहले तो कहीं आप इसमें नहीं थे। आप मुझे बताइए कि अभी पिछले तीन चार राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ये दो पार्टी प्रबल नहीं है। अगर कोई तीसरी पार्टी मजबूती से अपने आप को जनता के सामने रख पाने में सफल हुई है तो जनता ने उसको चुना, एक अच्छे मजबूत विकल्प के रूप में चुना। चाहे वो आज आप बात करें आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के अंदर हुआ है, या उससे पहले आप बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी की, या उससे पहले बात करें हमारे बिहार प्रदेश के अंदर माननीय नीतीश कुमार। सबको एक दूसरे पर भरोसा है क्योंकि बड़ी अवसरवादिता हुई है। नहीं, अवसरवादिता को हमेशा अवसरवादिता की नजरों से देखा गया है और उसकी ठोस वजह भी रही है। इसको अवसरवादी कहना मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या आपके जेडीयू हो, ये नेता तो कभी आपस में बात तक नहीं करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह जी हो, मायावती हो, इनकी कभी बातचीत भी होती नहीं देखी। नहीं, कल तक तो देखिए, अभी तक जिन आप पार्टी की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग राज्य के अंदर अपना काम कर रहे थे। चाहे वो हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी हो बिहार के अंदर, या माननीय मुलायम सिंह की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर एक वृहद स्तर पर अब देखें देश के विकास का, जब हम मॉडल या संरचना बनते हैं और बुनते हैं तो हम पाते हैं कि क्या हम संप्रदाय। नहीं, इतना जवाब नहीं है कंवरकांत जी, जवाब इतना नहीं है। इस तीसरे मोर्चे की मंशा ठीक है क्योंकि नीति से ज्यादा नियत जरूरी रही है और देश की जनता जो है उसके साथ बड़ा छलावा हुआ है। देखिए, सत्ता पाने की कोशिश जो भी राजनीतिक दल होता है वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी एक माला में बुधा होना चाहिए। थर्ड फ्रंट को ये एक, जैसे एक देवगौड़ा का एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है 1998 के अंदर जब सरकार वाजपेयी जी की सरकार को 1996 की जो सरकार थी उसे गिराया गया, सुरजीत जी ने गिराया एससीपीएम के जो थे, उसमें तब यही सवाल उठा था और कि वहां गिराने से पहले ये सवाल सुरजीत जी से पूछा जाता था कि साहब प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सुरजीत जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि साहब प्रधानमंत्री कौन होगा, हम पहले गिरा लें, इसको दो स्टेप में करते हैं, पहले गिरा लें फिर बना लें। सुरजीत जी को मालूम था कि जैसे ही प्रधानमंत्री का सवाल आएगा सरकार गिरेगी नहीं, तो उन्होंने पहले सरकार को गिराया। गिराने के बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो सिर फुटबॉल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो था ये बहुत तय हो गया कि अन्ना डीएमके की जयललिता बनेंगी प्राइम मिनिस्टर या मुलायम सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि तमाम लोगों से वादे हो गए थे कि आप बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। और जब लगा कि ये तो सबके वादे हैं और हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे तो सब बैकआउट कर गए कि हम नहीं, ये हम मोर्चा खड़ा नहीं करेंगे। तो वही स्थिति अभी है। अभी जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उसमें से कई नेता अपने आप को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, जैसे जयललिता, जैसे मुलायम सिंह जी, ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। नीतीश कुमार जी को वो अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके लोग उनको मुलायम सिंह जी भी कई बार साफ साफ बोले हैं। मुलायम सिंह जी तो साफ कर चुके हैं। राघवेंद्र जी, वो तो पीएम कौन बनेगा? निश्चित रूप से ये पहले तय होगा कि बाद में तय होगा?
ये तो अभी क्या रिजर्व हो गई आपकी हम तो निश्चित समाजवादी पार्टी की तरफ से कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हो हम लोग क्या रिजर्व हो गई ये सीट? हम लोग नहीं, हम तो पार्टी की तरफ से बिल्कुल जरूर चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी देश का नेता ऐसा बने जो किसानों के हित में, मजदूर के दर्द को जानता है। ये तीसरे मोर्चे में कैसे तय होगा? ये बात तो पहले भी उठती रही है, लेकिन एक करिश्माई नेता सामने नहीं आया। 96 में जब बात आई तो वीपी सिंह जी ने इनकार कर दिया, ज्योति बसु नाम आए लेकिन वो आगे नहीं आए कभी भी। उसके बाद जो हाल हुआ सब जानते हैं, देवगौड़ा गुजराल, कैसे तय होगा ये देखिए, ये तो मिल बैठ के जब उनकी अब मीटिंग जो चल रही है, जो बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें सहमति बनेगी। और नेताजी इसलिए बनेंगे क्योंकि वो उनको अनुभव भी बहुत ज्यादा है और स्वीकारता भी उनकी सभी दलों में जो भी है हमारे। चलिए निखिल जी हमारे साथ है। निखिल जी समाजवादी पार्टी के जी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं जगीर जी आपके पास। निखिल त्यागी जी, आपको क्या लगता है पीएम की बात होगी? पीएम कौन बनेगा? नहीं देखिए, पीएम राघवेंद्र जी ने तो कह दिया मुलायम सिंह। पीएम का नाम लेना मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगी। आवश्यकता है देश को एक अच्छा विकल्प देने की। आवश्यकता है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जो आज पूरा देश त्रस्त है और बीजेपी के काम करने की शैली से जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है, उसके विपरीत, उससे अलग हटके एक मजबूत विकल्प आज देश को देने की आवश्यकता है। ये अहम मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री पद का जिम्मेदार प्रधानमंत्री पद बड़ा नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा प्रधानमंत्री पद बड़ा नहीं है। आज नहीं है प्रधानमंत्री पद बड़ा नहीं है। आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं। आज थर्ड फ्रंट की बैठक का, थर्ड फ्रंट को बनाने का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य नहीं। शरद यादव जी ने कहा कि हम समान एजेंडे पर काम करेंगे। क्या एजेंडा होगा? अभी तक नहीं, अभी तक तो बीजेपी के साथ थे आप। इतना जल्दी आप सेकुलर कैसे हो जाएंगे सर? देखिए, बीजेपी सांप्रदायिक है। नहीं, आप नहीं, बीजेपी सांप्रदायिक है, बताइए ना। देखिए, जैसा आज देश सीधा बताइए, जैसा आज देश के अंदर सीधा बताइए, बीजेपी सांप्रदायिक है। मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। जैसा आज देश के अंदर माहौल बना है, इतने से बात नहीं चलेगा काम करने निखिल जी, इतने से बात नहीं चलेगी। देखिए, जनता के हित की अगर बात होती है तो उस नियति को भी परखा जाना चाहिए। तीसरे मोर्चे के पीछे जो कुछ रहा है 77 में हो, चाहे उसके बाद चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनना रहा हो, चाहे 89-90 की राजनीति रही हो, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद ये सारी चीजें गवाह है कि राजनीति में कभी सिद्धांत को तवज्जो नहीं दिया गया। सीधा सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी सांप्रदायिक है? देखिए, पास्ट के तराजू पर आप वर्तमान को ना तोलिए। मेरा आपसे इतना कहना है कि हिंदुस्तान के अच्छे और सुनहरे भविष्य की नौकरी के लिए रिज्यूमे मांगा जाता है। आप कहते हैं राजनीति का इतिहास भूल जाया जाए। आज एक मजबूत विकल्प खड़ा करने की आवश्यकता है। आप किसी जयवीर जी, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये खिचड़ी पकेगी कैसे, ये जुगलबंदी होगी कैसे। उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आज जयललिता जी और सीपीआईएम का टाई अप हो गया। तृणमूल ने कह दिया है वो कभी भी लेफ्ट पार्टी किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। कल को अगर बीएसपी एडीएम के सीपीआईएम के कॉम्बिनेशन में आ भी जाती है, क्या समाजवादी पार्टी उसमें आएगी? एक। दूसरा, कहीं अगर एक क्षण के लिए मान भी जाए ये सब लोग इकट्ठा हो गए, इनका एक मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत। बाकी मुद्दों पे जो ये चुनौतियां आएंगी, उसको प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पे ये टूट जाएंगे। क्या बंगाल में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इनमें इनके अलग अलग भी होंगे। तो आज कांग्रेस और बीजेपी ऑल्टरनेटिव अकेला मुद्दा नहीं हो सकता। इनको सोचना होगा, बैठना होगा और जनता को बताना होगा ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस बीजेपी के अलावा और इनकी कॉमन पॉलिसी क्या है, कॉमन थिंकिंग क्या है। जी, अब तो आम आदमी पार्टी की बात पर बातचीत करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक मसला जब उठता है, जब 96 में ये स्थिति आई, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी मुक्त भारत की बातचीत होने लगी। लेकिन मसला यहां पर है, वो ममता बनर्जी और वामपंथी जो हैं उनकी भी दिक्कत है, डीएमके एआईडीएमके की दिक्कत है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की दिक्कत है कि एक साथ आएंगे कैसे, और बिना किसी एक दलित फ्रंट के, बिना किसी मायावती के ये फ्रंट कैसे बनेगा, तीसरा मोर्चा क्या करेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो तीसरे मोर्चे की सियासत है क्या, ये मोर्चा कैसे बनेगा, इसका एजेंडा क्या होगा, और सबसे बड़ी जो किचकिच है वो कुर्सी को लेकर के है, कैसे हो। तीसरे मोर्चे की जब भी बात होती है तो हिंदुस्तान में दरअसल पहले चुनाव के बाद से ही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति तब शुरू हो गई थी जब आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया
विरोध में उतरे और समाजवाद की हवा चल पड़ी। एक जमाना यह भी आया कि एक नारा दिया गया कि मधुलिमय बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। इस तरह के व्यक्तित्व आए कि देश की राजनीति को झकझोर दिया। लेकिन अब आखिर यह सब क्यों हो रहा है कि तीसरे मोर्चे की राजनीति सिर्फ चुनाव से पहले होती है, उसके बाद वो फुस हो जाती है। कुछ परिवारों की परचून की दुकान क्यों बन गई है राजनीति, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। मैं सीधा आना चाहूंगा कमलकांत जी आपके पास। क्या इसका एजेंडा कोई बन पाएगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? तीसरे मोर्चे में कौन होंगे? क्योंकि जो ममता बनर्जी है, मोर्चा है, बीएसपी है, एसपी है, या फिर डीएमके है, एआईडीएमके है, इनकी राजनीति कभी एक साथ नहीं हो सकती। देखिए, ये हम लोग कुछ कंफ्यूजन में हैं। तीसरा मोर्चा जो है वो प्री पोल प्रोपोजिशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक फेस देने की कोशिश की जा रही है अपने अपने राज्यों में कि हम भी हैं जी। ये हमेशा एक पोस्ट पोल सिनेरियो है। पोस्ट पोल सिनेरियो में किसके पास कितनी सीटें होंगी उसके आधार पर यह मोर्चा खड़ा होगा। अगर बीएसपी के पास ज्यादा सीटें होंगी तो एसपी आउट हो जाएगी, अगर ममता के पास ज्यादा सीटें होंगी तो लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये कैसे बैठेगा, उसके बैठने के तमाम अल्टरनेटिव्स हैं। उसमें आप ये ढूंढेंगे कि ये तो मोरालिटी नहीं हुई, तो मोरालिटी के नाम पर कोई थर्ड फ्रंट बन भी ना रहा है। और मेन पार्टीज में मोरालिटी की बात करना भी हिंदुस्तान में जितना करप्शन हुआ बेमानी हो गया। पीएम पद कांग्रेस होगा, पीएम पद भी इस पर तय होगा अगर बनता है तो। देखिए कि पहली बात तो किसी के पास थर्ड फ्रंट तभी बनता है जब दो मेन पार्टीज के पास सरकार बनाने का ऑप्शन नहीं रहता है। अगर इन दोनों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो थर्ड फ्रंट एमर्ज करेगा, क्योंकि कोई सरकार तो चाहिए और उसको कांग्रेस समर्थन करेगी। मैं अपने कांग्रेस के साथी से यही पूछ रहा था, क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनने देंगे लेकिन थर्ड फ्रंट को नहीं बनने देंगे? आप उनसे यह सवाल पूछिए, उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, जयवीर जी थर्ड फ्रंट का जो ऑप्शन है, प्रोपोजिशन है, वो पोस्ट पोल होता है। ये अभी एक लूज ये अहम बात दिया जा रहा है। ये अहम बात आपने कही, इसी पर मैं आना चाह रहा था कि यह सिर्फ पोस्ट पोल सिनेरियो है या प्री पोल भी इसकी कुछ रणनीति बन पाएगी? जयवीर जवाब देंगे? जी देखिए, ये तो राजनीति में कभी हुआ ही नहीं कि हम आज ही ऐलान कर दें कि जी नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनने के रोकने के लिए चलता है। आपका मतलब यही हुआ ना जयवीर जी, आपका मतलब यही हुआ कि सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फेयर। मैं ये नहीं, कल को अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कल को बेशक वो कांग्रेस अलायंस कर रही है, पोस्ट पोल अलायंस में उसका वो उसी पार्टी के साथ करेगी जहां जिसके साथ उसके कार्य सोची या थिंकिंग मिलती होगी। किससे मिलती है सर? पहले पता करेंगे। वो पोस्ट पोल, अब मैं आपको एक थर्ड फ्रंट की बात भी कीजिए। 6 नवंबर को जब इनकी 14 पॉलिटिकल पार्टीज की, इन्होंने कहा हमारा एक ही मुद्दा है, कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ना। तो कांग्रेस पार्टी का वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोच मिलती है, कम्युनलिज्म। तभी मैंने कहा था कल को थर्ड फ्रंट अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी को ही करेगी, बीजेपी को नहीं। और कांग्रेस करेगी थर्ड फ्रंट को? वाइस अभी मैंने आपको कहा हमारी स्पेसिफिक एके एंटनी बड़ी दिक्कत है संदीप जी। संदीप जी, आप तो अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपका रास्ता किधर जाता है? देखिए, हमारा रास्ता साफ है। ये मेरे भाई हैं, ये तो कहेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बगल में बीजेपी के मित्र हैं वो कहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और थर्ड फ्रंट में तो अभी बहुत लड़ाई है। ये लोग अपने अपने पार्टियों के हर नेता को प्रधानमंत्री बना, इतने उम्मीदवारों के जो बेसिक कहेंगे केजरीवाल जी बनेंगे। अरे मेरे मित्र सुनो, जो बेसिक समस्या है वो ये है कि भ्रष्टाचार, जो बेसिक समस्या है राजनीति का अपराधीकरण, और इन दोनों मुद्दों पे ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश में, ये सब इसी राजनीति की पोषक हैं और शोषक हैं। और सुनो, बेईमान की राजनीति करते हैं ये सारे लोग, जातिवादी राजनीति करते हैं ये सारे लोग, पाखंडों की राजनीति करते हैं ये सारे लोग, श्रेष्ठवादिता की राजनीति करते हैं ये सारे लोग, नस्लवादी की राजनीति करते हैं ये सारे लोग, ऊंच नीचवादी की राजनीति करते हैं सारे लोग, और उसका संरक्षण बीजेपी और कांग्रेस देती है। और एक ईमानदार अगर अक्सर ईमानदारी की बात करता है और ईमानदारी की राजनीति करता है तो उसको बेईमान बनाने पे भी तुले रहते हैं ये सारे लोग। तो इस राजनीति से इस जनता को समझ चुकी है ये राजनीति, और आम आदमी इकट्ठा हुआ है और मुंहतोड़ जवाब देगी इन परिवारवादी राजनीति को, और जो भ्रष्ट व्यवस्था के पोषक और शोषक है इनको भी। क्योंकि अब राजनीति सत्ता के लिए नहीं होगी, राजनीति अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगी, और आम आदमी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए निकल चुका है, कमर कस चुका है। और 2014 का चुनाव मुद्दों पे होगा, न कि मोदी और राहुल गांधी के मुद्दों पे होगा। वो मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन का। जयवीर जी, मुद्दे बन पाएंगे? मैं संदीप,
हाँ, मैं संदीप जी का उत्साह समझता हूं कि इन आम आदमी पार्टी के हिसाब से कांग्रेस सबसे बुरी पार्टी है, बीजेपी सबसे बुरी पार्टी है। मैंने तो कहा ही नहीं, हर जो मैंने तो कहा ही नहीं, हर जो चीज हो रही है वो गलत है। पर मुद्दा ये है, हर अगर करप्शन फ्री है, पर मुद्दा है विद्रोह तो कर लिया, शासन कैसे चलेगा? ये है ना गांधी का सपना, है ना स्वराज, है ना भारत में ये है। आपने ये नहीं सोचा, आपके राहुल गांधी जी तो हमारी तारीफ करते हैं और आप लोग बैठ के चैनलों में हमारी बुराई करते हैं। या तो आप राहुल गांधी जी को अपना नेता ही नहीं मानते लगता है, बैठ जाते हैं आप लोग बुराई करते हैं, वो तो तारीफ करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी, उससे हमें सीखना चाहिए, मुद्दों पे आधार पे हम समर्थन दे रहे हैं कि अच्छा काम करें, और आप बुराई करते। अरे कुछ अच्छी बातें करिए जो समाज को एक दिशा मिले। क्या आपका एजेंडा है? एजेंडा सिर्फ आपका संदीप जी, मैं आपका उत्साह समझता हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि करप्शन फ्री आपने एक मुद्दा सोच लिया, पर आप ये बताइए कि सरकार सत्ता और शासन कैसे चलाएंगे? आम आदमी बता तो दिया साहब, गांधी का स्वराज विद्रोह करना करेंगे। गांधी ने कहा राघवेंद्र जी कोई स्वराज नहीं आया, कोई स्वराज नहीं आया। अपनी पार्टी के खिलाफ अधिकार नहीं है, किस बात की बात करते हैं आम आदमी पार्टी? अरे उसकी पार्टी का आनंद है, उसकी पार्टी अपनी बात को नहीं रख सकता सरकार के खिलाफ, इस स्वराज की बात करती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, अपनी मंशा से जो चाहे काम करते हैं, कानून को तोड़कर काम करते हैं, उस स्वराज की बात करती है आम आदमी पार्टी। स्वराज के नाम पर देश को ठगने का जिन्होंने काम किया है और समाज को न्याय नहीं दिला सकता, उस कानून के भी हम खिलाफ है। भ्रष्ट व्यवस्था किस चीज की है निखिल जी? भ्रष्ट व्यवस्था यही है कि भ्रष्ट व्यवस्था आम लोगों की जिम्मेदारी को नहीं समझती है, आम लोगों को पिछले एक महीने में आम आदमी को और उनके सपनों को धोखा देने का तोड़ा का काम करती है। भ्रष्टाचार संदीप जी आप दूसरे को भी मौका दीजिए। भ्रष्टाचार गांधी का स्वराज तो उन्हीं के, लेकिन ठीक है, ये ठीक है, ये उम्मीद बड़ी अच्छी है।